नमस्कार दोस्तों, सुमित भारद्वाज क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे भाई, जो आपका एचटेट का 2022 का पेपर हुआ था, तो इसमें आज हम मैथ का सॉल्यूशन करने वाले हैं। इससे पहले जितने भी एचटेट के पेपर हुए हैं, 2019 वाला, 2018 वाला, 2021 वाला और 2023 वाला, इन सभी का हम सॉल्यूशन कर चुके हैं। एक ओनली हमारा 2022 का बचा हुआ था। आज 2022 का हम मैथ का सॉल्यूशन कर लेंगे। तो जिस बच्चे ने भी, जिसके बाकी रहते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या फिर आप वैसे भी जाकर देख सकते हैं, आपको वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है और सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। इसने बोला, यदि 27 की पावर 27 की पावर x माइनस 2/3 है और इक्वल 81 है, तो बताइए 2 की पावर 3x+1 का मान क्या होगा। तो चलिए निकालते हैं। देखिए स्टेटमेंट क्या दी इसने। अगर 27, पहला क्वेश्चन हमारा, पहला क्वेश्चन क्या है, अगर 27 की पावर कितनी दी उसने, x माइनस 2/3 है, ये किसके इक्वल है, ये 81 के इक्वल है। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको 2 की पावर 3x+1, मतलब कि कुल मिला के हमको x की वैल्यू निकालनी है। अगर x की वैल्यू मेरे को पता चल गई तो मैं इसमें पुट करके बड़ी आसानी से आंसर निकाल लूँगा। देखियो, मैं बेस सेम कर सकता हूँ, इसको तोड़ सकता हूँ और इसको भी तोड़ सकता हूँ। कैसे? अब आपको पता है 3 की पावर 3 क्या होता है, 27 होता है। मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 x माइनस 2/3 इक्वल, इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 क्या होती है, 81 हो जाती है। तो बेस सेम है तो ख़त्म हो जाएगा, डायरेक्ट ऊपर वाले नंबर आ जाएंगे। देखिए बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, हर बच्चे को समझ में आए। बेस सेम है तो हम छोड़ देंगे, बेस सेम है तो छोड़ देंगे, जो नंबर पावर के बच गए उनको लिख लेंगे डायरेक्ट। 3 की मल्टीप्लाई मैं लिख दूं, 3 की मल्टीप्लाई अंदर करनी है सभी से, तो मैं लिख देता हूँ 3 की मल्टीप्लाई x से -3 इंटू -2/3 और इक्वल क्या हो जाएगा 4। तो मैंने देखिए इस नंबर की मल्टीप्लाई लिख दिया। तो अब क्या आ जाएगा मेरा, 3x आ जाएगा। ठीक है भाई, तो 3x आ जाएगा तो इस 3 से ये 3 कट जाएगा, ठीक है ना। इस 3 से क्या हो जाएगा, ये 3 हमारा कटने वाला है। तो -2 था ये तो पहले ही, तो ये क्या हो जाएगा, -2 आ जाएगा और इक्वल किसके है, ये 4 के। तो 3x है, ये 2 उस तरफ जाके किस चीज़ का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और 4 + 2 क्या होता है, 6 होता है। तो x की पावर x इक्वल कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो x किसके बराबर आ जाएगा, x हमारा 2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब x की वैल्यू इसमें उठा के पुट कर देंगे, तो 2, x की वैल्यू 2 + 1, तो 3 दूनी 6 और 1 7, 2 की पावर 7 कितना होता है, आप सभी को पता है 128 होता है। तो राइट आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 128 जो है हमारा राइट आंसर आ जाएगा। देखिए इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं थी, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ। कई बच्चे बेसिक वाले भी मिलेंगे जिनको बिल्कुल मैथ कमज़ोर होगा, कई बच्चे का मैथ बहुत अच्छा भी होगा। तो जिनका मैथ अच्छा है उनको ये लगेगा कि जल्दी जल्दी से स्किप कर दें, और जिनका मैथ स्लो है उनको ये होगा कि हमको हर चीज़ बताई जाए। ठीक है भाई, तो देखिए ये हमने पहला क्वेश्चन कर लिया है। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 128 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी इजी है, ध्यान से देखें। क्या दिया उसने, एक संख्या का 30%, एक पर संख्या का 30% दूसरी संख्या के 1/6 के बराबर है, तथा इन संख्याओं का योग कितना है, इन संख्याओं का योग 140 है, तो बड़ी संख्या का मान क्या होगा। देखिए एक संख्या का, उसने हमको संख्या नहीं दी, ध्यान से सुनना, उसने हमको क्या नहीं दी, संख्या नहीं दे रखी। तो मैं लेट कर लेता हूँ, लेट मेरी संख्या कितनी है, x है। उसने बोला उस संख्या का 30%, तो x का कितना हो गया, 30%, परसेंट की जगह मैं नीचे 100 लिख दूं, बराबर है किसके, दूसरी संख्या के 1/6 के, दूसरी संख्या के 1/6 के। तो दूसरी संख्या को मैं मान लेता हूँ ये फर्स्ट थी, सेकंड संख्या को हम y मान लेते हैं।
तो इसके 1/6 के ये बराबर है। ठीक है, जो उसने स्टेटमेंट में बोला वो मैंने एज इट इज लिख दिया। इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी, अगर आप कट करना चाहें तो कट कर सकते हैं। इससे भी कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। ठीक है, ये भी कट जाएगा। अगर आप देखना चाहें क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 9x इक्वल 5 की उस तरफ करोगे तो 5y आ जाएगा। रेशो में करेंगे तो इंटरचेंज हो जाते हैं, तो 5:9 आ जाएगा। मतलब कि x की वैल्यू 5 आ गई और y की वैल्यू हमारी 9 आ गई। तो उसने क्या बोला, ध्यान से सुनना, उसने क्या बोला, उसने बोला इन संख्याओं का योग 140 है। इन संख्याओं का योग 140, हमारी संख्या का रेशो कितना आया, मान के चलिए 5 प्लस 9 इन संख्याओं का योग कितना आया 140। तो कितना रेशो आ गया, 4 रेशो किसके बराबर है, या 4 यूनिट भी बोल सकते हैं 140 के। तो 1 यूनिट या 1 रेशो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई, क्योंकि 14 पे जाएगा तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो उसने क्या बोला, तो बड़ी संख्या की कौन सी होगी, तो बड़ी संख्या हमारी कौन सी है, 9 है बड़ी संख्या। तो 9 रेशो है, तो रेशो की वैल्यू पुट करेंगे तो 9 × 10 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अगर छोटी पूछता तो 5 × 10 हो जाता, तो छोटी क्या हो जाती हमारी 50 हो जाती। तो इस प्रकार से हम इन सवाल को क्या है निकाल सकते थे। ठीक है भाई, तो बड़ी आसानी से हम निकाल सकते थे। हालांकि हमको आगे करने की जरूरत नहीं थी, हम ऑप्शन भी चेक कर सकते थे। हमारा 5 और 9 आ गया था, तो हमको ये देखना था, बड़ी संख्या बोला कि भाई 9 का मल्टीपल होगा आंसर। अगर ऑप्शन एक ही है तो फिर तो चेक करने की जरूरत नहीं थी, अगर ऑप्शन 2 होते तो फिर निकालना पड़ता। तो 9 का मल्टीपल, तो 9 एक से ही भाग हो रहा है ऑप्शन डी से, तो हमको निकालने की जरूरत भी नहीं थी। तो यहाँ पर भी हम इस सम को खत्म कर सकते थे। अगला क्वेश्चन क्या दिया उसने, यदि त्रिभुज की दो भुजाएं असमान है। ठीक है, त्रिभुज हुआ, जो भी मान के चलिए एक त्रिभुज है, इसकी दो भुजाएं असमान है, तो बड़ी भुजा के सामने का कोण क्या होगा। जो बड़ी मान के चलिए ये भुजा बड़ी है, तो इसके सामने का कोण क्या हो जाएगा, बड़ा ही होता है। तो इसका तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, बड़ा ही। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बड़ा। फिर है एक शब्द दिया इसने, असेसमेंट के सभी अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। इसने बोला कि जो ये शब्द है ना, इससे हम कितने शब्द बना सकते हैं। देखिए इसमें 3 चीज देखने की होती हैं, पहले बताता हूं। एक तो कितने टोटल है, ठीक है, एक कितने नंबर रिपीट हुए हैं। बस जिस बच्चे को ये निकालना आ गया वो बड़ी आसानी से कर लेगा। टोटल तो ऊपर लिखा जाता है और नीचे रिपीटेड नंबर लिखे जाते हैं। बस ये फॉर्मूला होता है कितने शब्द बना सकते हैं। टोटल ऊपर आएगा, रिपीट हुए नीचे आएंगे। ठीक है भाई, समझ में आया। अब क्वेश्चन करें। अब देखिए क्वेश्चन है हमारा, असेसमेंट में टोटल शब्द है भाई 10। 10 का मतलब क्या है, 10 का मतलब है 10 फैक्टोरियल। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 10 फैक्टोरियल। अब देखो एस शब्द जो है 2 2 4, एस कितनी बार आया है, 4 टाइम्स आया, तो 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। और कोई नंबर है जो ऐसा जो रिपीट हुआ हो, हाँ एक ई भी है जो रिपीट हुआ है। ई कितनी बार आया है, ई 2 बार आया है, तो 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। बस हम निकाल सकते हैं, मैंने पहले ही बताया था। टोटल ऊपर आएगा, फॉर्मूला बता चुका हूं मैं, और जो रिपीट हुए हैं वो नीचे आएंगे। 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। आप अब इसको सोल्व करोगे, राइट आंसर आ जाएगा। 10 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये हो गया हमारा 10 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 2 इंटू 1। ठीक है, अब जो कटते हो कट कर दो। तो 4 फैक्टोरियल, ये तो ये एज इट इज कट गए, 2 से ये भी कट गया। अब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 75,600। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, 75,600, तो 75,600। तो डी ऑप्शन जो हमारा राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस सवाल को बड़ी आसानी से कर सकते थे। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन क्या है, दो शंकुओं का, देखो अलग अलग तरीके हो सकते हैं निकालने का, ठीक है। दो शंकुओं के आयतन का अनुपात 1:4 है भाई, और उनका जो व्यास है, डायमीटर है, वो 4:5 के अनुपात में है। हमको उनकी ऊंचाई का अनुपात बताना है। कहने का मतलब क्या है, हाइट का अनुपात बताना है, ठीक है। क्लियर हुआ, क्या बताना है, हाइट का। अब कोण का एक फॉर्मूला होता है, कोण का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो हमको ये फॉर्मूला करने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक तरीका बताता हूँ जिससे कि आपको आने वाले टाइम में, फ्यूचर में हमेशा ये याद रहेगा, और इस फॉर्मूले में पुट करके निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। तो कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान से देखना। मेरे पास दो संख्या है, मान के चलिए ये मेरी फर्स्ट होगी और ये संख्या मेरी सेकंड होगी, और ये मेरा सबसे पहले उसने क्या दिया, मैं मान लेता हूँ सबसे पहले उसने मेरे को दिया वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम का अनुपात कितना दिया, 1:4, ठीक है। अब उसने दिया मेरे को डायामीटर, डायामीटर व्यास, व्यास का अनुपात कितना हो जाएगा, 4:5, और हाइट, अब मेरे को निकालने क्या है, हाइट। तो एक सिंपल सी बात अगर मैं बात बताऊं आपको, क्या करना होगा आपको, जब कभी भी हाइट निकालनी होगी, जो भी हमारा डायामीटर होगा उसका स्क्वायर हो जाएगा। डायमीटर का स्क्वायर हो जाएगा तो 4 चौक 16 और पाई पाई 25। अब आप उठा के वॉल्यूम से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 की मल्टीप्लाई 25 से हो जाएगी, 16 चौके 64 हो जाएगा। तो ये हमारा हाइट का अनुपात आ गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये 25:64 जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ना तो इसमें आपको फॉर्मूला याद, देखो लगा तो फॉर्मूला ही है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो बचा क्या मेरे पास, आर स्क्वायर बचा, और ये आर स्क्वायर ही हमने जाके यहाँ पे इसका स्क्वायर कर दिया। देखो यूज तो हमने फॉर्मूला किया है, पर काफ़ी बार ये होता है बच्चे को अगर फॉर्मूला याद ना आए तो मेथड याद कर लेता है। तो अगर आप ये फॉर्मूला याद ना करें, तो अगर ये मेथड आपने याद कर लिया, तो इस प्रकार से अगर आपको फ्यूचर में इस प्रकार का सवाल आता तो आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। वॉल्यूम एज इट इज रहेगा, डायमीटर का स्क्वायर करके बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है, तो वो हमारा हाइट का अनुपात आ जाएगा। तो इस प्रकार का मेथड भी याद कर सकते हैं। हाँ, हालांकि यूज तो भाई फॉर्मूला ही होता है, मैथ में कोई ऐसी बात नहीं है, बस फर्क ये है इधर त्रोड़ मरोड़ के ही आते हैं। अगला फिर सवाल है, इजी सम है, एक्स का मान निकालना हमने। देखिए एक्स का मान निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये स्टेटमेंट दिखाई दे रही होगी, मैं ना बोथ साइड क्या कर देता हूँ, देखो क्यों, मैं इस रूट को हटाने के लिए, ऊपर वाले रूट को हटाने के लिए क्या करना चाहिए हमको, आप बताओगे सर अगर आपने रूट हटाना है ना तो दोनों साइड क्या कर दे, स्क्वायर कर दो। तो बोथ साइड स्क्वायर कर देता हूं मैं। जब बोथ साइड स्क्वायर करूंगा तो देखना, √7 + 3√x इक्वल, ये स्क्वायर हो गया 4 का स्क्वायर, इस स्क्वायर से ये रूट चला जाएगा तो क्या बच गया, 7 + 3√x इक्वल 16 बच जाएगा, और 3√x इक्वल 16 - 7 उस तरफ जाके 7 हो जाएगा। तो 3√x इक्वल कितना हो जाएगा, 9, और मैं इस रूट को हटाऊंगा, x की वैल्यू निकालूंगा, तो x की वैल्यू हटाऊंगा तो 9 के ऊपर ये एज इट इज उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, तो 9 का क्यूब हो जाएगा। तो 9 का क्यूब क्या होता है, 7 × 9 729। तो x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 729 जो है हमारी x की वैल्यू हो जाएगी। तो बड़ी आसान तरीके से हम ऐसे भी क्या है निकाल सकते थे भाई, ठीक है। तो देखना इजी समय है और हम बड़ी आसानी से इन सवालों को करते आ रहे हैं। अगला सम, अगला सम क्या है, किसी भिन्न के अंश और हर में वृद्धि करने पर अंश 450% तथा हर 400% हो जाते हैं। अब नई भिन्न 15/16 हो तो मूल भिन्न क्या है, इजी है बिल्कुल। मैं मान लेता हूं अंश जो है मेरा, मान के चलिए अंश को मैंने मान लिया x, ठीक है, और हर को मैंने मान लिया भाई y। उसने बोला यदि
अंश और हर में वृद्धि करने पर अंश में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है? 450 की। तो x माना था अंश, तो 450 हो गया, इसमें वृद्धि कर दी। हर मैंने क्या माना था? y माना था, ये कितने 400 हो गया, ठीक है, इसमें 400 की, और मूल कितना हो जाता है मेरा, और भिन्न कितनी हो जाती है? 15/16 हो जाती है। अब आप इसको कट कर लो, 0 से 0, 5 की टेबल में जाएगा, 5 × 9 = 45 और 5 × 8 = 40। तो कहने का मतलब क्या है? 9x/8y किसके बराबर? 15/16। अब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, या कट करना चाहो तो कट भी कर सकते हो। जब आप इसको कट करोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 6x = 5y आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने भिन्न निकालनी है, तो भिन्न मेरी कितनी आ जाएगी? x/y कितनी आ जाएगी? तो 5/6 आ जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5, क्योंकि ये देखो 6x = 5y। अब आपको रेशो में या भिन्न में लेकर आएंगे तो इंटरचेंज हो जाएगा, तो 5/6 हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ 5/6। तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 5/6। ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है भाई, क्लियर। तो हमने बड़ी आसानी से इसमें भी क्या है? कर लिया है। चलो अगला सम। अगला सम है, एक थैले में 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है, और इनमें क्रमशः अनुपात कितना है? 1 रुपये का 7 अनुपात है, उसका 50 पैसे का 8 है, और 25 पैसे का 12 है। यदि थैले में कुल 560 रुपये हैं, तो बताइए 25 पैसों की संख्या कितनी होगी? हमको नंबर बताने हैं। ईजी है, ये भी एक मेथड है। देखो पहले मैं क्या कर लेता हूँ भाई, ध्यान से सुनो, मैं सबके रुपये बना लेता हूँ। 1 रुपया है, 50 पैसे के कितने सिक्के हों कि 1 रुपया बन जाए? 50 पैसे के 2 सिक्के हों। 25 पैसे के कितने सिक्के हों कि रुपया बन जाए? 4 सिक्के हों। ठीक है, मैंने लिख लिया, कुछ नहीं किया, जो था मैंने लिख लिया। अब सिक्कों का अनुपात, रेशो उसने कितना दिया? 7:8:12। ठीक है, अब इसमें क्या करना होता है? हमने ऊपर भी पैसे बना लिए थे, यहाँ भी रेशो बना लिया था। अब हमको क्या है? इसको कट करना है या भाग करना है। कहने का मतलब क्या है? 1 में से 7 को कट करूँगा तो कितना आ जाएगा? 7। ये 2 को 4 से भाग करूँगा तो कितना? 8 को 4 आ जाएगा। इससे करूँगा तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। कहने का मतलब है कि 7/1 हो जाएगा, 8/2 हो जाएगा और 12/4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने कर लिया। तो हम कैलकुलेशन बढ़ाने के बजाय यहाँ पे ही कट करके हमने इन संख्याओं का अनुपात लिख लिया। अब क्या बोला? यदि थैले में कुल धन, मान के चलिए ये 7 रेशो आ गया, यूनिट भी लिख सकते हो आप, 3 रेशो, मैं रेशो बोल देता हूँ, ये आ गया, और इनका योग प्लस प्लस योग लिख देता हूँ। ये कितना दिया? 560 रुपये दिया। तो 7 और 4 11 और 3 14, 14 आर किसके बराबर है? 560 के हैं। तो 1 आर की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? एक यूनिट की वैल्यू या एक रेशो की वैल्यू, एक एक्स की वैल्यू, जो भी आप नाम देना चाहो वो लिख सकते हो, 40 आ गई। उसने पूछा क्या है? उसने पूछा मेरे से कि भाई 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात क्या होगा। अब 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात क्या दे रखा है? क्वेश्चन में जाओ तो 12 दे रखा है। तो 12 × 40 हो जाएगा। 25 पैसों के सिक्कों का अनुपात 12 × 48 480 हो जाएगा। तो 480 जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछता 50 पैसों के सिक्कों का अनुपात क्या हो जाता? 8 से मल्टीप्लाई कर देते। अगर आपसे पूछता 1 रुपये के सिक्कों का अनुपात, तो हम 7 से कर देते। जो भी दे रखा है उस प्रकार से हम निकाल सकते थे। अगर आपसे ये पूछता भाई 25 पैसे के सिक्के जो हैं उनके रुपये कितने बनते, एक के सिक्के के टोटल कितने रुपये बने, 50 पैसे के कितने रुपये बने, तो वो भी आप आसानी से बता सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इन सवालों को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, ठीक है, तो चले आगे चलें। ये क्वेश्चन भी हो गया। अगला क्वेश्चन है कि निरीक्षणों
के प्रकारों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक है? तो क्या बताना है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट टाइप्स ऑफ टेस्ट। भाई कौन सी स्टेटमेंट जो टेस्ट होता है हमारा वो ठीक है? ऐसे टाइप टेस्ट आर बेस्ड ऑन द, नहीं ऐसे टाइप, क्या अब आप जो देते हो क्या उस टेस्ट का उन टेस्ट का निरीक्षण नहीं होता? अब जो टेस्ट दे रहे हो आप अब कौन से दे रहे हो? ऑब्जेक्टिव टाइप भी तो दे रहे हो ना, तो पाठ्यचर्या पर आधारित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है देखो, निबंधात्मक प्रकार के प्रश्न संपूर्ण पाठ्यचर्या पर आधारित होते हैं। नहीं, ऐसे टाइप संपूर्ण थोड़ी होंगे, पूर्ण थोड़ी होंगे। अब आपको बोल दिया कि ऐसे लिखो, किसी ऐसे तो एक ही टॉपिक पे लिखा जाएगा ना, तो एक पूरी पाठ्यचर्या पर नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा क्या बोला, जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है ये वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न अनिश्चित और असीमित होते हैं। नहीं, अनलिमिटेड और अनिश्चित, अनलिमिटेड तो बोल सकते, अनिश्चित नहीं बोल सकते हम, तो ये भी क्या हमारा एक प्रकार से गलत हो गया। वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न अधिक विश्वसनीय एवं वैध होते हैं। हाँ ये ठीक है, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो प्रश्न ट्रस्ट भी होता है, वैलिड भी होते हैं, क्योंकि अब जितने भी हम कम्पिटिटिव एग्जाम की टेस्ट दे रहे हैं, अब आप देख लो हम स्टेट का पेपर ही सोल्व कर रहे हैं, स्टेट का पेपर ही देंगे, तो ये हम ऑब्जेक्टिव टाइप ही तो क्वेश्चन देंगे, तो ये वैलिड ही वेद रहेगा कि नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी हमारा क्या है, ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है भाई प्रोबेबिलिटी का, यहाँ से हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता है लगभग। एक थैले में 4 नीली, 3 काली और 5 पीली बॉल है। थैले में से इच्छा अनुसार रूप से कोई भी 2 बॉलें निकाल ली जाती हैं, तो दोनों गेंद होने की एक ही रंग की होने की प्रायिकता क्या है? उसने क्या बोला कि भाई एक थैले में ना टोटल अलग अलग कलर की क्या है, बॉल है, तो टोटल मेरे पास 12 बॉलें हैं। उसने बोला क्योंकि 5 और 4 9 और 3 12, तो यहाँ पर टोटल मेरे पास कितनी बॉल है, 12 बॉल है। अब उसने बोला इन 12 में से ना मैं कोई 2 बॉल निकाल लेता हूँ, तो जो ये 2 बॉल निकाल ली हैं, तो ये बताइए ये एक ही कलर की होने की कितनी संभावना, मतलब कि ये 2 बॉल नीली, 4 में से 2 बॉल नीली होने की संभावना, 3 काली है तो 3 में काली में से भी 2 काली होने की संभावना, 5 पीली है तो 5 पीली में से 2 पीली होने की संभावना, तो क्या प्रायिकता हो सकती है, वो चीज़ें मेरे को निकालनी है। तो चलिए सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। देखिए टोटल कितनी गेंद है, 12 है। अगर मैं 12 में से 2 बॉल निकालता हूँ, तो जो 12 में से 2 बॉल निकालने के तरीके की जो संख्या बनेगी वो कितनी बन सकती है, कि हर 12 बॉल 12 टोटल हैं, उनमें से 2 निकालता हूँ, तो एक ही कलर की कौन कौन सी संख्या कितने प्रकार की बन सकती है, तो ये होता है 12, टोटल 12 हुआ। 12 में से कितनी बॉलें निकल गई, 2 निकल गई, तो 12 C2 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, संख्या ये कितनी हो जाएगी, 12 2 तक लेके जाना है, तो 12 × 11 और नीचे 2 है तो 2 × 1, तो ये हमारा 2 × 12, तो टोटल हमारी 66 प्रकार की या 66 तरीके हो सकते हैं उसमें से निकालने के। ठीक है, अब मेरे को बताना सेम कलर की होने की संभावना कितनी है इन 2 बॉलों की। सेम कलर की किस में से, जैसे कि 4 नीली हैं, 4 नीली में से 2 सेम कलर की होने की, प्लस 3 काली हैं, 3 काली में से 2 सेम होने की, प्लस 5 पीली हैं, 5 पीली में से 2 सेम कलर की। ठीक है, तो ऐसे ही आप सोल्व कर दीजिए। सोल्व कैसे करेंगे, जैसे मैंने ऊपर से बताया। अब 4C2 है, तो मतलब कि 4 × 3 सॉरी 2 तक ही लेके जाना है, यहाँ पे लिखो देखो 4 × 3 अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 × 1, प्लस में 3C2 है तो 3 × 2 अपॉन में 2 × 1, प्लस 5C2 है तो 5 × 4 अपॉन में 2 × 1। अब आप इसको सोल्व करोगे, 2 से 2 कट गया, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 3 9, 9 और 5 10 19, ये कितना आ जाएगा मेरा, 19 आ जाएगा।
तो प्रायिकता क्या हो सकती है, 19 और टोटल कितना था 66, 19/66 जो है मेरा राइट आंसर आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 19/66। ठीक है, तो इस प्रकार से इन सवालों को निकाल सकता हूँ। प्रोबेबिलिटी का चैप्टर डाल भी रखा है, वहाँ पे भी आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी घड़ी की मिनट की सुइयों को 3π/2 रेडियन कोण की रचना में कितना समय लगेगा। सबसे पहली बात तो पाई रेडियन बोला हुआ है, तो पाई रेडियन किसके बराबर होता है आपको पता होना चाहिए। पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। बस अब 3 पाई रेडियन की वैल्यू पुट कर दो, अपॉन में 290 और ये 270 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया 270 डिग्री। पर इसने पूछा क्या है, किसी घड़ी की मिनट की सुइयों की, ठीक है, कितना समय लगेगा, तो समय बताना है मिनट की, तो कितना टाइम लगेगा मिनटों में। तो आपको पता है मिनट की सुई कोण कितना बनाती है, मिनट की जो सुई होती है वो कोण बनाती है, देखिए 60 और टोटल कितना होता है 360। तो ये कितना जाएगा 1/6, कितना जाएगा ये 1/6। टोटल टाइम कितना लगेगा, कितना आया था, कितने डिग्री आया था 270 आया था। टाइम में चेंज करेंगे तो कितना 1/6 आ गया। वैसे हम 6 ये भी लिख सकते हैं, अगर आपने इस प्रकार से नहीं करना तो डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो आप। देखो मिनट को हम जब कभी भी सुई कोण बनाती है तो ये 60/360 बनती है। तो डिग्री आया था मेरा 270/60/360, 0 से 0, 6 से 6, ये कितने में जाएगा 6 चौके 24, 6 पंजे 30, तो कितना आ गया 45 मिनट आ जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हो। तो राइट आंसर कितना आ जाएगा 45 मिनट, जो हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी अपने गणितीय संक्रियाओं के ज्ञान के आधार पर एक सब्जी विक्रेता को गणना करके कुल राशि का भुगतान करता है। कहने का मतलब है आप किसी भी मंडी में गए, वहाँ से आपने सब्जी खरीदी और आपने जो गणितीय जो मैथमेटिकल ऑपरेशन था उसके आधार पर आपने क्या है उसको पैसों का भुगतान किया या गणना करके भुगतान किया, वो क्या कहलाएगा। क्या आपने कोई क्रिएटिविटी करी, नहीं। क्या आपने कोई अंडरस्टैंडिंग लगाई, नहीं, क्योंकि हमने जो मैथमेटिकल ऑपरेशन था जो सब्जी लिया उसी के आधार पे तो दिया है, कोई नॉलेज नहीं। तो ये एप्लीकेशन क्या है, प्रयोग कहलाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित के ज्ञान को नहीं दर्शाता है। कौन सा गणित के ज्ञान को नहीं नोट दर्शाता है। तो सटीकता, तो बिल्कुल ठीक है, हम मैथ का कोई भी सम निकालते हैं या गणित का ज्ञान निकालते हैं वो एक सटीक आंसर हमको बताता है, तो ये तो राइट है। तार्किक तो होगा ही, मैथ में हम लॉजिकल लेके चलते हैं, लेट कर लिया ये मान लिया तो ये तो चलेगा ही। ठीक है, तो दूसरा क्या है, सिस्टमेटिक, बिल्कुल व्यवस्थित सिस्टमेटिक होगा। तो भाई मैथ का जो सम है वो सिस्टमेटिक ही तो होगा, ये थोड़ी ना है कि भाग जहाँ पर करना है वहाँ पे हमने प्लस कर दिया। हर चीज़ का, हर क्वेश्चन का, हर चीज़ को निकालने का कोई सिस्टमेटिक मेथड होता है। अस्पष्टता हमारा गलत हो जाएगा, नोट पूछा तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न व्यंजन का गुणनखंड होगा, ये हमको स्टेटमेंट दे रखी है। अगर आप इसको सोल्व करने बैठोगे तो आप थोड़ा इस क्वेश्चन में 1 मिनट का समय ले सकते हो। अगर मेथड पता होगा, डायरेक्ट ऑप्शन उठाने आते होंगे तो आप इस क्वेश्चन में कुछ भी समय नहीं लगेगा और बहुत जल्दी निकाल दोगे। देखिए बस मैं आपको बता रहा हूँ, आगे आने वाले टाइम में आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, ध्यान से देखना है क्या बताऊँगा इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखना भाई, आगे फ्यूचर में ना काम आएगा, बेशक नोट भी कर लेना। ये है, हमको इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आप एक बेसिक चीज़ बताओ मेरे को, जो ये दिखाई दे रहा है, देखो ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ये कोई फॉर्मूला बन रहा है। आप कहोगे सर बिल्कुल बन रहा है। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, आप कहोगे सर x माइनस वाई का स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यह सेम ही तो चीज़ है। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ये माइनस था ना, हाँ, माइनस 2ab, ठीक है, माइनस 2xy था और माइनस 2ab, ये फॉर्मूला है, ये है कि नहीं,
बस इस फॉर्मूले को तोड़ के इसमें लेके आना था, बस हमारा राइट आंसर आ जाता। पर हमको फॉर्मूला तोड़ने की ज़रूरत है ही नहीं। क्यों नहीं है? ध्यान से देखो, आपने क्या करना है, जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से वो ऑप्शन उठाओगे तो इसमें डालोगे उसकी वैल्यू, तो वो ये निकल के आनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है? फॉर्मूला क्या बताया मैंने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आपको ऑप्शन में से वैल्यू उठानी है, जैसे कि अगले दो नंबर x माइनस वाई, जैसे कि x माइनस 3, जैसे कि x प्लस 3y। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये पीछे -4 + 4 क्या है? बेटा ये तो दे रखा इसका, ये दे रखा इसका, ये दे रखा इसका। ठीक है, क्लियर? तो आगे कभी भी क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट फॉर्म ऑप्शन उठाओगे, जैसे कि ऑप्शन आपने उठाया सी, ये उठाया। ठीक है, ये पीछे वाला नंबर तो आपने छोड़ देना है, जो भी ऑप्शन हो पीछे वाले छोड़ देने हैं, पीछे वाले छोड़ देने हैं, ये आगे वाला उठाना है। आगे वाला फॉर्मूले में पुट करोगे तो ये आना चाहिए। तो a की वैल्यू x है, तो फॉर्मूला क्या था, एक्स स्क्वायर, प्लस b की वैल्यू क्या है, -3y है, तो -3y स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a की वैल्यू x, b की वैल्यू क्या है, -3y। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। ठीक है, कितना हो जाएगा, 6xy हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये -3 नहीं आएगा, ये फॉर्मूला ही है ना, -2, हाँ 6xy हो जाएगा। क्या ये एज इट इज बना? क्या ये एज इट इज बना? बिल्कुल बना। कि नहीं बना? बिल्कुल बन गया। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी राइट है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी राइट है। तो इस प्रकार से इन सवालों को हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आने वाले फ्यूचर में अगर आपको सेम ये फैक्टर्स का गुणनखंड निकालना होगा, आपने डायरेक्ट क्या करना है, यहाँ पे क्यूब दे रखा होगा तो क्यूब का फॉर्मूला देखना, निकाल लेना, लिख लेना है। स्केयर वाले दे रखे हैं तो स्केयर का फॉर्मूला लिख लेना है। फिर आगे जो है ये उठा के ये वैल्यू पुट कर लेनी है, और जो भी वैल्यू आपकी सेटिस्फाई करेगी वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। क्लियर भाई? चले आगे, चलो आगे। अगला सम कितना है, ये रहा। उसने बोला रमेश और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का अनुपात 8:5 है। ये तो लगभग सबको आता होगा, बेसिक सम है। 8x मान लिया और 5x मान लिया। उसने बोला 8 वर्ष पश्चात, 8 वर्ष पश्चात का मतलब क्या है, 8 प्लस हो जाएगा, और पहले बोलता तो माइनस हो जाता, तो ये अनुपात कितना हो जाता है, 3/2 हो जाता है। अब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो भाई, आपकी x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, जैसे कि 16x प्लस 16 इक्वल 5 × 15x प्लस 24, 15x इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा, x हो जाएगा, और 16 उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो x की वैल्यू मेरी 8 आ गई। तो उसने बोला तो पुत्री की वर्तमान आयु क्या है। तो पुत्री कौन थी, पुत्री थी भाई 5, तो 5x, तो x की वैल्यू 8 पुट कर देंगे, तो पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है, 40। तो राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 40 वर्ष। रमेश की पूछता तो रमेश की कितनी थी, 8x थी, तो x की वैल्यू पुट कर देंगे, 8 आया था, 8 8 64, तो रमेश की कितनी हो जाती, 64 हो जाती, जो कि ओ भी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से इस सवाल को हम निकाल सकते थे। अगला क्वेश्चन, यदि 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि बताइए। मैंने पहले भी बता रखा है, ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो सेकंड नंबर के आगे लिखा हुआ ना वो वही नंबर है। कहने का मतलब है ये विक्रय मूल्य लिखा हुआ ना, तो इसका मतलब क्या है, ये विक्रय मूल्य है। ठीक है, तो दूसरा क्या बच जाएगा, सिंपल सी बात है, दूसरा क्रय मूल्य बच जाएगा। तो आप डायरेक्ट लिखो, SP कितना दिया, 6 दिया, CP कितना दिया, 10 दिया,
तो 10 की वस्तु खरीदी, बेच दी मैंने कितने की, 6 की। लॉस हुआ या बेनिफिट? तो आप कहोगे सर लॉस हुआ, क्योंकि 10 की खरीदी है, 6 की बेची है, कितने का लॉस हुआ, 4 का लॉस हुआ। किस पे हुआ, सीपी पे हुआ। प्रतिशत के लिए 100 आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो 40% का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रवि घर से 20 किलोमीटर पर हावर की शिथिर चाल से चलते हुए ठीक समय पर विद्यालय पहुंच जाता। उसने बोला एक रवि नाम का व्यक्ति है, वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, तो जिस समय पर उसने स्कूल में पहुंचना था ना, तो उसी तय समय पर वह पहुंच जाता है। ठीक है भाई। यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता, उसने बोला अगर वह अपनी स्पीड बढ़ा दे, अब वह क्या है, स्पीड से चल रहा है और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, तो वह 18 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो उसने बोला जो स्कूल से और घर के बीच का जो डिस्टेंस था वो बताइए क्या होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस मेरे को नहीं पता, तो मैं लेट कर लेता हूँ, डिस्टेंस x मान लेता हूँ। तो उसने बोला रवि इस डिस्टेंस को पहले कितने समय में पार कर रहा था, 20 की स्पीड से तय समय में पार कर रहा था। फिर उसने क्या बोला, माइनस क्या हो जाएगा, अगर वह 30 की स्पीड से चलता, माइनस क्यों, क्योंकि पहले जब वह 30 की स्पीड से चल रहा है तो क्या हो रहा है, वो पहले पहुंच रहा है, इसलिए माइनस हो जाएगा। जब वह इसी डिस्टेंस को 30 की स्पीड से चल रहा है तो वह कितनी मिनट पहले पहुंच जाता है, 18 मिनट पहले पहुंच जाता, तो मिनट को हम कन्वर्ट कर देंगे। बस अब आप इसको सोल्व करोगे, आपका राइट आंसर आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, 60, ये कितना हो जाएगा 3x, ये कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, इधर आके अगर आप कट करना चाहो तो कट कर सकते हो, नहीं तो 18/60, 60 से 60 कट जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 18 आ जाएगी। तो जो डिस्टेंस था हमारा 18 किलोमीटर था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर वह ये बोल देता, ध्यान से सुनना, अगर वह क्वेश्चन में ये बोल देता 18 मिनट की जगह बोल देता 18 मिनट पहले की जगह बोल देता बाद, अगर वह बाद में पहुंचता है तो बाद में पहुंचता तो यहाँ क्या आ जाता, प्लस आ जाता। ठीक है, अगर वह पहले पहुंच रहा तो यहाँ माइनस आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने ध्यान दे लेना। अगला क्वेश्चन भी बड़ा इजी है। अगर आप देखोगे इसमें दो संख्या दी हुई है, एक 986 और एक 746, तो इसको मैं a मान लेता हूँ और इसको मैं b मान लेता हूँ। तो ये 3 बार दिया हुआ है, तो ये हो गया a³ और ये हो गया b³। ठीक है, अब देखो ये क्या हो गया, a है ये, तो ये हो गया a², ये क्या है a इंटू b, तो मैं लिख सकता हूँ प्लस ab, प्लस ये क्या है b, ये हो जाएगा b²। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा, ये माइनस था बीच में, माइनस। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ये क्या बन गया, ये बन गया a³ माइनस b³ अपॉन में a² प्लस ab प्लस b²। अब a³ माइनस b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस b a² प्लस ab प्लस b² अपॉन में क्या है a² प्लस ab प्लस b²। a से ये कट जाएगा तो क्या बच जाता है हमारे पास, a माइनस b बच जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, a हमारा कितना था 986, b हमारा कितना है 742, इसमें से कट करोगे तो आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा कितना, 244। तो राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 244। तो बस आपको इतना सोचने की ही ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर ये सिचुएशन दिखाई दे तो डायरेक्ट लिखो आप क्या, a माइनस बी, डायरेक्ट आपने लिख लेना है a माइनस बी, और इसमें से एक वर्ड घटा लेना है, तो a में से b को हम लेस कर लेंगे तो डायरेक्ट हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना 244। तो इस प्रकार से, वैसे मैंने फॉर्मूला भी लिख के दिखा दिया कि कैसे फॉर्मूला लिख के हम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, a एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, b उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, देखो एक व्यक्ति है, एक b है, a एक कार्य को 20 दिन में, b एक कार्य को 10 दिन में, इनका एलसीएम कितना आ गया, 20 आ गया टोटल वर्क। तो 20 एकम 20 और 10 दूनी 20। ठीक है, तो कहने का मतलब है a एक दिन में एक कार्य कर रहा है,
बी एक दिन में 2 कार्य कर रहा है, दोनों मिलकर एक दिन में, चलो आगे की स्टेटमेंट पढ़ते हैं, दोनों ने मिलकर 4 दिन कार्य किया। तो दोनों ने 4 दिन कार्य किया। ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करते हैं, 1 + 2 काम करते हैं, तो मतलब कि 3 काम करते हैं। इन्होंने कितने दिन काम किया, 4 दिन काम किया मिलके, मतलब कि 4 दिन में कितना काम कर चुके थे ये, 12 काम कर चुके थे। और टोटल काम कितना था हमारा 20, तो शेष काम कितना बचा हुआ हमारा, 20 में से 12 गया, शेष काम हमारा 8 बचा हुआ है। अब आगे स्टेटमेंट पढ़ते हैं। उसने बोला उसके पश्चात बी ने कार्य छोड़ दिया। किसने कार्य छोड़ दिया भाई, बी ने कार्य छोड़ दिया, ये रहा बी कार्य छोड़ गया। अब मेरे पास बच क्या गया, ए बच गया। तो शेष कार्य को पूरा करने के लिए ए कितने समय लेगा, 8 काम बचा हुआ है, और ए एक दिन में एक ही काम करता है, तो इसे भाग कर देंगे, तो शेष काम कितने दिन में कर देगा, 8 वर्ग को 8 दिन में ही कर देगा। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 8 डेज जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से इजी सम था, बड़ी आसानी से हम कर सकते थे। ये सम तो मेरे ख्याल से हर बच्चा कर लेगा। ए स्टार बी ये दे रखा है, तो उसने नीचे दे रखे हैं, देखो एक वैल्यू ये बन गई, एक वैल्यू ये बन गई, ये ए की वैल्यू, ये बी, ये ए, ये बी, बस सोल्व कर लो, आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, सोल्व कैसे करना है, इन वैल्यू को उठा के इस स्टेटमेंट में पुट कर लो। पहले वाली पुट करता हूँ, ए की वैल्यू 8 है, तो डायरेक्ट लिख दूँ मैं 8 स्क्वायर 7 स्क्वायर माइनस 8 इंटू 7। ठीक है, माइनस फिर दूसरे वाली पुट कर देता हूँ, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 5। तो 8 8 64, 2 49, 7 8 56। ठीक है, माइनस 3 3 9, 5 5 25 और 5 3 15। ठीक है भाई, लिख लिया मैंने, ये आ गया 64 49 माइनस 56। ठीक है, और 64 प्लस 49 माइनस 56 माइनस 9 हो जाएगा, वहाँ इंटरचेंज हो जाएगा, -25 हो जाएगा, उधर +15 हो जाएगा। तो 64 44 और 15 ये आ जाएगा 4 4 4 128 माइनस 56 माइनस 9 माइनस 25, तो 56 और 9 और 25 माइनस 128, तो ये आ जाएगा हमारा 38। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा 38। तो राइट आंसर हो जाएगा भाई 38। तो इस प्रकार से इजी था, कैलकुलेशन थी, इसमें कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन है, आप अपने शब्दों में कर सकते हो, मेथड पता ही लगाया है। एक वर्त में व्यासों की संख्या को हो सकती है। उसने बोला एक वर्त है, एक सर्कल है, इसमें टोटल कितने व्यास हो सकते हैं। देखो ये मिडल वाले से व्यास जो है ना, मिडल वाले से होकर गुजरते हैं, जो वर्त को 2 भागों में सेम बांटते हो, बराबर बांटते हो। तो ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, मिडल से होके कट करें, जो सेम से कट करें, तो इन्फिनिटी अनंत हो जाएगा, इन्फिनिटी डी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो सर्कल होता है ना, उसके मिडल से होकर जाती है व्यास। ठीक है, डायमीटर जो है, जो सर्कल है उसके मिडल से होकर जाएगी, और जो उसको सर्कल को 2 भागों में बांटे, बराबर भागों में, तो ऐसी बहुत सारी हो सकती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, जो हमारा डी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन बीजिए, ये भी आता होगा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रीमेय संख्या नहीं है। प्रीमेय, देखो रैशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर जैसे कि 0 5 ये सिंपल नंबर हो गए, और p/k वाले 3/4 हो गया। ये इस प्रकार के नंबर जितने भी बनेंगे, 10/50 5 जितने भी नंबर बनेंगे, -5/6 वाले, और -3/-2 इस प्रकार के, तो इस प्रकार के जितने भी नंबर बनेंगे वो रैशनल हो जाएंगे। और इरेशनल कौन से हो जाएंगे, जो रूट वाले नंबर होते हैं एक प्रकार से, जैसे कि √3 हो गया, जैसे √5/8 हो गया, जैसे 5/√2 हो गया। तो जो रूट वाले होते हैं वो इरेशनल होते हैं। इसने बोला प्रीमेय कौन सा नहीं है, ये प्रीमेय है, ये भी प्रीमेय है, ये भी प्रीमेय है, ये इरेशनल नंबर है। तो सी ऑप्शन जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वर्तमान में एक शहर की जनसंख्या 12 लाख है। ठीक है, 12 लाख है भाई एक शहर की जनसंख्या प्रेजेंट टाइम में, 12 लाख जनसंख्या है।
ठीक है। तो उसने बोला यदि वह 4% की दर से बढ़ती है, तो 4% का मतलब क्या होता है? देखो 4% का मतलब होता है कितने, 25 पे एक बढ़ी, मतलब कि 26/25 हो रही है। तो 2 साल बाद वह जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 2 साल बाद 26/25, एक साल, अगले साल फिर 26/25। बस आप इसको कट कर लो तो 1920 पे ये जाएगा, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 12,97,920। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बस ये मेथड पता होना चाहिए, फिर आप अपने आप कर लोगे। तो इस प्रकार से ये सम भी हम कर सकते हैं बड़ी आसानी से। अगला क्वेश्चन है कि एक खंबे की ऊंचाई 15 मीटर है। ठीक है भाई, ये हमारा खंबा हो गया, इसकी ऊंचाई 15 मीटर है। इसके ऊपरी सिरे से एक तार बांधा जाता है, ये ऊपरला सिरा हो गया, बंधा हुआ है, जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, ऊपर सीमे हुए से नीचे का कोण कितने डिग्री का बनाता है? ये 60 डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो तार की लंबाई बताइए, कौन से तार की लंबाई? इस तार, ये तार तो ये हुआ ना, इसकी लंबाई बतानी है। तो अगर मैं इसको नाम देना चाहूँ, ये क्या हो जाएगा? हमारा आधार हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा? तार कर्ण हो जाएगा। जो ये हमारा तार, इसको नाम भी देना चाहो नाम भी लिख सकते हैं हम। ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। एक सिंपल सा मेथड होता है, साइन थीटा किसके बराबर है? लंब अपॉन कर्ण के। साइन थीटा कितना दे रखा है? 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री किसके, लंब कितना दे रखा है? 15, और नीचे क्या आ जाएगा? कर्ण आ जाएगा। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। ठीक है, और 15 कर्ण की वैल्यू क्या है? कर्ण को मैं AC भी लिख सकता हूँ, कर्ण हो गया AC। बस आप अभी इसको सोल्व करो, आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 दूनी 30 लिख दूँ, 30 बटे क्या आ जाएगा? √3। तो √3 को इसको अगर और सोल्व करोगे तो और सोल्व हो जाएगा, ये √3 रैशनलाइजेशन हो जाएगा √3। तो ये क्या हो जाएगा? 30 √3 की मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 को 30 से कट करूँगा तो 10। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10√3 जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 10√3 सी ऑप्शन जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि किसी धन का समान ब्याज दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 600 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज 612 रुपये है, तो ब्याज की वार्षिक दर बताइए। ठीक है, क्या बोला उसने? जो डिफरेंस है ना दोनों का, किस किस का? CI माइनस SI दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है CI माइनस SI। CI कितना है? 612 है, और SI कितना है? 600 है। कितना हो जाएगा? 12 रुपये का हमारा डिफरेंस निकल के आ गया। एक साल का SI बता सकता हूँ, बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि इसने 2 साल का दे रखा है। 2 साल का 600 SI है, एक साल का SI कितना हो जाएगा? एक साल का 300 हो जाएगा। तो एक साल का ब्याज 300 है, अगले साल का फिर ब्याज 600 है। तो एक साल का SI भी पता चल गया और उनका डिफरेंस भी पता चल गया। रेट निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होता है? डिफरेंस अपॉन 1 ईयर का SI और इंटू में 100। मतलब कहने का क्या है, सीधा लिख दूं 12 अपॉन में 300 इंटू में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 4 से 4 आ गया, तो 4% जो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो सी जो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसको भी निकाल सकते थे। अगला सम, ये चैप्टर मैंने करवा भी रखा है, जिस बच्चे ने नहीं देखा है देख सकता है कि एक सप्तभुज के सभी अंतःकोणों का योग क्या होगा। बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। सिंपल सा योग निकालने के लिए, अंतःकोणों का योग निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। n क्या होता है? जो भुजा दे रखी, सप्त का मतलब क्या है? 7 भुजाएं। तो 7-2 इंटू 180 डिग्री। तो 7 में से 2 गया 5, 5 की गुना 180 से करूँगा तो 900 डिग्री आ जाएगा। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा? 900 जो इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे
अगला सम भी बिल्कुल ईजी है। यदि एक्स क्यूब प्लस के एक्स प्लस 12 और एक्स प्लस 3 है तो के का मान बताइए। तो बिल्कुल इससे मैं एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ। आप कहोगे सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि एक्स प्लस 3 इक्वल 0 है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 आ जाएगी। बस उठा के इस स्टेटमेंट में पुट कर दो, -3 का क्यूब प्लस के गुणा में -3 प्लस 12 इक्वल 0 लिख दो, -27, तो ये -3 के प्लस 12 इक्वल 0 हो जाएगा। तो 27 में से 12 जाएगा तो ये आ जाएगा -15 -3 के इक्वल 0, -3 के उधर 15 जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा तो के की वैल्यू -5 आ जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, -5 जो हमारा के की वैल्यू आ जाएगी। तो इस प्रकार से ये भी इजी सम था, आप निकाल सकते हो। अगला है 8 जून 2007 को कौन सा दिन था। देखो भाई, दिन निकालने के हर व्यक्ति का अलग अलग मेथड हो सकता है। रीजनिंग का टॉपिक है कैलेंडर वाला, सबका अलग मेथड होता है इस प्रकार के सवाल निकालने का। मैं जो सम बताऊंगा वो आपको अपने मेथड से बताऊंगा, आपने कहीं और से पढ़ा हो तो आप उससे भी निकाल सकते हैं। तो मैंने जो मेथड किया मैं उससे बताने वाला हूँ। देखिए, जब कभी भी 2000 की लाइन में सम होंगे, क्वेश्चन होगा, उसमें हम कितना ऐड करते हैं, 6 ऐड करते हैं। देखो 1900 की लाइन में होगा तो हम कुछ भी ऐड नहीं करते, 0। 2000 की में होगा तो 6 ऐड करेंगे, और 1800 की लाइन में अगर आपसे पूछेगा तो उसमें हम 2 ऐड करेंगे। कैसे, जैसे कि 2007 दिया, ये 2000 की लाइन में है ना, तो 6। कहने का मतलब क्या है, 2000 से लेकर 2999 तक सन में हम क्या है, 6 ऐड करेंगे। ठीक है, तो मैंने जो मेथड बना रखा है मैं उससे बताऊंगा आपको। एक तो ये टेबल हो गई, वैसे हर बच्चे रीजनिंग का टॉपिक है ये, ठीक है। और एक मेरा जितने महीने होते हैं उनके दिनों के महीने का टेबल होता है, 144, 025, 036, 146। ठीक है, ये महीनों के हमारे कोड हो गए। जैसे कि ये जनवरी का हो गया, ये फेब का हो गया, ये मार्च का हो गया, ये अप्रैल का हो गया, ये मई का हो गया, ये जून का हो गया, ये जुलाई का हो गया, ये अगस्त का हो गया, ये सितंबर का हो गया, ये अक्टूबर का हो गया, ये नवंबर का हो गया, ये दिसंबर का हो गया। तो 12 महीने 12 कोड। और दिन की टेबल जो होती है हमारी होती है, 0 पे होता है भाई सैटरडे, 1 पे आ जाएगा संडे, 2 पे आ जाएगा मंडे, 3 पे आ जाएगा ट्यूसडे, 4 पे आ जाएगा वेडनेसडे, 5 पे आ जाएगा थर्सडे, 5 पे आ जाएगा थर्सडे, और 6 पे आ जाएगा फ्राइडे। ठीक है, अब निकालते हैं। जो टाइम दे रखा है 8, एज इट इज लिखो, प्लस जून, जून का जो कोड बनता है, क्या कोड बना जून का, ये बना 5, तो जून का क्या कोड हुआ, 5। पिछले जो सन है एज इट इज लिखो, पिछले दो नंबर हैं 7, एज इट इज लिखो। कौन सी टेबल में है ये 2000 की लाइन में, 2000 की लाइन में तो हम कितना ऐड करते हैं, 6 ऐड करते हैं। लीप वर्ष निकालो, लीप वर्ष का मतलब क्या है, जो पिछले दो नंबर है ना, इसको 4 से भाग करो तो ये पता चल जाएगा इसके बीच में लीप वर्ष है कि नहीं। तो 4 से भाग करेंगे तो जो भाग फल आएगा, 4 एकम 4, तो 1 आ गया। ठीक है, जो भाग फल आता है वो लिखा जाएगा, तो 4 एकम 1, 1 पे गया तो 1 आ गया। और दिन में, सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7, 7 से भाग दे दो बस। भाग देने की बजाय मैं कट भी कर देता हूँ, 7 से 7 कट गया, 7 से 7 कट गया, 8 में 7 का 1, तो टोटल हमारा शेष कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। अब आप ये देखो इस टेबल में 6 पे कौन सा दिन होता है, तो फ्राइडे होता है, तो इसका मतलब उस दिन फ्राइडे था, शुक्रवार था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इन सवालों को निकाल सकते हैं। एक बार जिस बच्चे ने नहीं देखा होगा उसको थोड़ा ऊट पटांग सा लग सकता है, वैसे मैंने सब कुछ लिख दिया है। आप इस टेबल को बनाओ और कोई भी उठा के देखो तो आप बड़ी आसानी से निकाल पाओगे। तो चलिए अगला सम करते हैं। हालांकि पूरा टॉपिक है भाई ये रीजनिंग का, तो पूरा टॉपिक समझाने का है, तो यहाँ पर जितनी कोशिश थी मैंने बताने की कोशिश करी। अगला सम है, यदि एक बटन का माध्य और बहुलक, ठीक है, माध्य का मतलब मीन हो गया, बहुलक का मतलब मोड हो गया,
ठीक है। तो 74 और 29 है, तो माध्यिका क्या होगी, मीडियन क्या होगी। इसका भी एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है भाई, मोड होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये होता है मोड का फॉर्मूला। बस मोड कितना दे रखा मेरे को 29, मीडियन मेरे को निकालना ही है, 3 मीडियन मेरे को निकालना है, मीन कितना दे रखा मेरे को 74, 2 इंटू 74, ठीक है। तो 29, ये 74 की गुणा 2 से करूँगा तो 148, और माइनस का इस तरफ आके प्लस का हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ 148, ये 3 मीडियन के बराबर हो जाएगा। तो 29 प्लस 148 ये हो जाएगा 177, ये 3 मीडियन के बराबर हो जाएगा। तो ये इससे कट जाएगा, ये गया 3 से 18, ठीक है, 3 पंजे 15, हाँ 3 पंजे 15 और 3 निम 27, ये 59 पे गया। तो मीडियन कितना आ गया मेरा 59 आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से निकाल सकते थे। तो आप बच्चों को क्या याद रखना है, ये फॉर्मूला याद कर रखना है, ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। मोड इक्वल है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो पेपर में अगर आगे भी पूछे तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन ट्रेपीजियम का है। एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसकी समांतर भुजाएं 22 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर हैं और समांतर भुजाओं के मध्य की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो हमको क्षेत्रफल निकालना, एरिया निकालना। तो इसका समलंब का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू साइड्स का योग, साइड सम इंटू डिस्टेंस। तो हाफ इंटू साइड्स कितनी है मेरी 22 प्लस 27 और डिस्टेंस कितना दिया है 10। तो हाफ इंटू 22 प्लस 27 कितना हो जाएगा भाई 49 इंटू 10, ठीक है। तो ये इस पे जाके कट हो जाएगा कितने पे 5 पे। तो 49 की गुना 5 से करूँगा तो क्या हो जाएगा 245, तो 245 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा 245। तो बी जो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने जो भी 2023 का पेपर था मैथ का ये भी सॉल्यूशन कर लिया है। और इससे पहले हमने जितने भी पेपर थे 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 सभी पेपर सोल्व कर लिए हैं एस्टेट मैथ के। तो मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।